एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट को किस तरीके की डाइट फॉलो करनी होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी इस कंडीशन से इम्प्रूव हो सके। सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि पैरालिसिस बीमारी होती क्या है। पैरालिसिस जो बीमारी है आपके हाथ पैर की बीमारी नहीं है, आपके ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको एकदम लाचार बना देता है, दूसरे जन पर डिपेंडेंट बना देता है। क्योंकि आप पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे, सब काम अपना एक्टिव लाइफस्टाइल में थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन अचानक से जब आपको स्ट्रोक हुआ, आपके ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या फिर वहाँ पे हेमरेज हुआ या चोट लगने की वजह से कोई नुकसान हुआ, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी मसल्स की मूवमेंट है, वो अचानक से एकदम से रुक जाती है। अब पेशेंट के अगर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में क्लॉट आया या हेमरेज हुआ है तो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी की मूवमेंट में लॉस देखने को मिल जाता है। वैसे ही सिमिलरली अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन में आपके क्लॉट या हेमरेज हुआ है तो आपकी जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। तो हमें क्या समझना ज़रूरी है कि पेशेंट को अगर ये कंडीशन जनरेट हो चुकी है, पेशेंट पैरालिसिस की बीमारी से अब जूझ रहा है, तो उसके अंदर हम किस डाइट की हेल्प से उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। पेशेंट की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मसल्स की अट्रोफी होनी स्टार्ट हो गई है, मांसपेशियाँ सूखने लग गई हैं, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की दोबारा से मूवमेंट वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग उस कंडीशन तक ना पहुंचो, आप अपने पेशेंट के साथ ये गलती ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप पूरी नॉलेज गेन कर लो कि आप कैसे अपनी इस कंडीशन को यहीं पे रोकते हुए इम्प्रूव कर सकते हो। अब सबसे पहले ज़रूरी क्या हो जाता है, कारण को समझना। आपको पैरालिसिस किस वजह से हुआ, डायग्नोसिस पहले सबसे पहले बनवाना ज़रूरी होता है। आपका एमआरआई या सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स होंगी आपके पास, उसमें आप चेक करो, आप उसमें लिखा होगा इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे खून के या तो थक्के बने हैं, दो तरीके के इन्फार्क्ट बनते हैं, नॉन हेमरेजिक भी होते हैं, हेमरेजिक भी होते हैं। अब कलेक्शंस होती हैं, या तो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, खून के थक्के बने हैं जहाँ पर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर रहता था, हाई शुगर वैल्यूज़ रहती थी और साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता था, उनके अंदर चांसेस होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के। कुछ पेशेंट्स के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, दवाई लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है, या पेशेंट कोई लापरवाही बरत रहा होता है, उसके अंदर अचानक से बीपी बढ़ने की वजह से हेमरेज देखने को मिलता है। तो आपकी सीटी स्कैन एमआरआई रिपोर्ट्स के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आपका खून का थक्का आया था या फिर वहाँ पे नस फटी थी। जब हमें एक बार पता चल जाता है कि हेमरेजिक आपका स्ट्रोक था या नॉन हेमरेजिक था, उसकी मदद से ही हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान करवाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको लाइफ टाइम आगे लेनी होती हैं, ज़रूरी होते हैं, आपको दोबारा से स्ट्रोक ना हो उससे बचाती हैं। जैसे आपकी ब्लड थिनर्स होती हैं, जितनी भी आपकी खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं वो आपको लेनी ज़रूरी होती है। अगर आपका क्लॉट आया था, आपका जो स्ट्रोक हुआ है वो आपका खून का थक्का बनने से हुआ है। अगर आपका नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेज वहाँ पे नहीं हुआ था, खून का थक्का बना था, तो ब्लड थिनर्स लेने ज़रूरी होते हैं। अगर वहीं पे हेमरेजिक स्ट्रोक है, नस फटी थी, खून वहाँ पे फैल गया था अंदर, उसके अंदर आपको ब्लड थिनर्स नहीं रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसलिए पहले डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपको ये दिक्कत हुई है। एक बार डायग्नोसिस आपका क्लियर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस वजह से नुकसान हुआ है, तो उसकी रिकवरी पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं ब्रेन के फंक्शंस को दोबारा से इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेन के अंदर दोबारा सिग्नल भेजने के लिए, ताकि ब्रेन दोबारा सीखे और सिग्नल भेजे ताकि अपनी जो मसल्स की मूवमेंट लॉस हुई हैं वो दोबारा से वापस आ पाए। तो वो कैसे आप कर पाओगे, अब मेडिसिन हम यहाँ से आपको साइंस इंजीनियरिंग से जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं जो ब्रेन को दोबारा से कैपेबल बनाती हैं फंक्शनिंग संभालने के लिए। साथ के साथ डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी रिकवरी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, आपकी बॉडी में दर्द बना हुआ होता है, आपकी मांसपेशियों में थकावट बनी होती है, ऐंठन बनी होती है और पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को वो डाइट के थ्रू ही है। पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी लाने के लिए डाइट का मेजर इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी को अगर हमें रिकवर करवाना है तो पेशेंट की बॉडी में एनर्जी पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से पेशेंट को मिलेगी, उसके खाने पीने से। तो उसकी डाइट बहुत हेल्दी डाइट होनी चाहिए। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसे आप सारी की सारी दालें खिलाओ, मिल्क उसे दे सकते हो, गाय का दूध दे सकते हो बिना मलाई का। और अगर पेशेंट नॉनवेज खा लेता है तो एग वाइट बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फ़िश है, चिकन है,
लेकिन आप उसको ग्रिल्ड फॉर्म में दोगे, तल कर नहीं दोगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स का इंटेक करते हैं तो कुछ पेशेंट्स जो ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो आगे चलकर दोबारा से पेशेंट को स्ट्रोक ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट को हम रिकवर करवाना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो हमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है जिससे पेशेंट की बॉडी में और भी कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो। तो आप अगर फ़िश दे रहे हो, फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी अमाउंट में होते हैं जो रिकवरी में मदद करते हैं। और चिकन है अगर आप दे सकते हो, पेशेंट को देना चाहोगे। रेड मीट नहीं दोगे, मटन है, बीफ है, पोर्क है, क्योंकि रेड मीट बॉडी आसानी से पचा नहीं पाती है, उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है और पेशेंट की बॉडी में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को जनरेट करता है। तो हम वाइट मीट दे सकते हैं, एग वाइट दे सकते हैं, येलो पार्ट नहीं देंगे क्योंकि उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब हमें फोकस साथ में क्या करना होता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर विटामिन डी और B12 की मात्रा अच्छी भरपूर बनी रहनी चाहिए। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, पेशेंट के खाने के अंदर जो डाइट हम दे रहे हैं उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि विटामिन डी और B12 अच्छी तरीके से जाए। अब जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियंस हैं उसके अंदर आप मिल्क, पल्सेस उनको भरपूर दोगे, काला चना है वो दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी की जो मात्रा है वो अच्छी देखने को मिलती है। अब जो पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसके अंदर मिल्क और मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, जो बॉडी को बूस्ट करने में मदद करता है। क्योंकि बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर दही है, पनीर है, वो हम मेडिसिन के साथ आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर पाती अगर हम इनका इंटेक कर रहे होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसी आइटम्स का इंटेक करना है जो आपकी एनर्जी बॉडी में पूरी अच्छे तरीके से फ्लो करवाए, बॉडी को पूरी स्ट्रेंथ दे। उसके लिए हमें अपने डाइट को अच्छा हेल्दी रखना ज़रूरी है। अब जो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं हो पाता, उन्हें मोशन भी ठीक से नहीं आता, खाना जा ही नहीं रहा है, उस केस में उन्हें लाइट प्रोटीन पे आप रखोगे, मिल्क दोगे, दालें दोगे और साथ के साथ एग वाइट दे सकते हो। और जो पेशेंट चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं करनी है। एक्स्ट्रा फैट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, शुगर, इनका इंटेक आप नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रोक के पीछे 3 रीजंस देखने को मिलते हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वैल्यूज़ और साथ के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इनमें से अगर आप किसी भी चीज़ के पेशेंट हैं और आपको स्ट्रोक हुआ है तो आपको जो चीज़ें हमें इन लेवल्स को बढ़ा रही हैं उन्हें रोकना है, नहीं लेना है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे, वो भी कम मात्रा में। अगर आपकी बीपी की चार्टिंग आप कर रहे हो, 120/80 नॉर्मल बीपी आ रहा है, तो आप एक चुटकी सेंधा नमक अपने खाने में ले सकते हो। लेकिन अगर इससे ऊपर जा रही है आपकी बीपी की वैल्यूज़ तो आप खाने में नमक नहीं लोगे। आपको ये कैसे पता चलेगा? अपनी डेली बीपी की चार्टिंग करो, मशीन रखो, लिखो उसे और मॉनिटर करते रहो, क्योंकि अगर हमने लापरवाही इस स्टेप पे की तो दोबारा चलकर भी हमें स्ट्रोक हो सकता है। अगर कोई हाई शुगर लेवल्स जिनके रहते हैं, डायबिटिक है पेशेंट, उसके अंदर डेली शुगर की चार्टिंग करोगे, उसमें आप अपना जितने भी आपके स्टार्ची फूड हैं और जितने भी आपके हाई कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स हैं वो नहीं लोगे, जैसे आलू है, चावल है, चीनी है और आपके जितने भी रिफाइंड फूड्स होते हैं जैसे कि मैदा है, इसका इंटेक आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अपनी डाइट में लेते रहोगे, आपकी शुगर वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। एक बार आपको स्ट्रोक हो चुका है, आपको हम रिकवर करवा रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर ये दिक्कत जनरेट होती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को वहाँ पे स्टेबल करवाना। तो वो लापरवाही आपने नहीं करनी है। जितने भी हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट रहते हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हो, उसके लिए आपकी मेडिसिन को चल रही होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन साथ में आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर बढ़ाए। अब आपके जितने भी नट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, ये आप ले सकते हो। इसको आप भिगो के लोगे, आपने ऐसे नॉर्मली कंज्यूम नहीं करना है। रात में उसको भिगोया, सुबह दूध के साथ आप उसको ले सकते हो। वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा बॉडी के अंदर, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा और आपकी रिकवरी में मदद करेगा। तो आप क्या ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ आप लोगे बादाम और अखरोट, उसको भिगो के, तो आप ये डेली अपना कंज्यूम कर सकते हो।
और जितने भी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिलती है, मसल्स बिल्कुल सूख चुके हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी देनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर मांसपेशियों में ताकत होगी तभी तो ब्रेन जब सिग्नल भेजेगा वो चल पाएंगी। अगर आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल सूख चुकी हैं, पतली पड़ गई हैं, ब्रेन कमांड भेज भी रहा है तो वो कमांड वेस्ट हो रही है। वो चीज़ हमें नहीं होने देना है। तो हमें पेशेंट के डाइट को बिल्कुल अच्छा रखना है, सिर्फ उबला खाना नहीं उसको देना है। उसका खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फ्लेवर हो पर वो हेल्दी भी हो, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक हम बॉइल्ड फूड पे पेशेंट को रखते हैं तो पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत सी वीकनेस तैयार होनी शुरू हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पेशेंट खाना खाना ही छोड़ देता है। पेशेंट के खाने के अंदर स्पाइसेस हो, फ्लेवर हो, लेकिन ऐसी चीज़ें ना हो जो उसको नुकसान पहुँचाए। उसके अंदर क्या है, घी तेल की मात्रा आप खाने में कम से कम इस्तेमाल करोगे। पेशेंट के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, देसी घी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो कम मात्रा में। ऊपर तैरता हुआ नहीं नज़र आना चाहिए। कुकिंग में जितना आपको सिर्फ तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करना होता है उतना ही आप करोगे। और साथ के साथ पेशेंट के खाने में जितनी भी स्पाइसेस है, जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, गरम मसाला है, अदरक, लहसुन, प्याज है, वो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं है। क्योंकि पेशेंट की अगर खाने में फ्लेवर बना रहेगा तभी वो खाना खाता रहता है, नहीं तो पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब पेशेंट बहुत ऊब जाता है परहेज़ के साथ और खाना खाना छोड़ देता है। उस कंडीशन तक पेशेंट को नहीं आने देना है। पेशेंट को आप खाने के अंदर फ्रूट्स देना चाहो फ्रूट्स दे सकते हो, लेकिन कुछ भी आप खट्टा नहीं दोगा। जो भी आपके फ्रूट्स खट्टे होते हैं वो नहीं देने हैं। जैसे कि मैंगो कच्चा होने पे खट्टा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, लेकिन उसमें खटास रहती है, तो वो फ्रूट आपको नहीं देना है। जो पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं, जिनको शुगर नहीं है, उनको आप देना चाहो तो आप पपीता है, चीकू है, अमरूद है, दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर खटास नहीं होती है, मीठा ही होता है। या कस्टर्ड एप्पल है, देना चाहो दे सकते हो। और जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनके अंदर आप एक छोटी कटोरी फ्रूट, 150 ग्राम ऑफ फ्रूट डेली दे सकते हो। उसमें मिक्स्ड फ्रूट दोगे। सिट्रस फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब तक हमारा ट्रीटमेंट आपका यहाँ से साई संजीवनी से चल रहा है तब तक आप उनको सिट्रस फ्रूट्स नहीं दोगे। तो उन्हें आप देना चाहो एप्पल दे सकते हो और पपाया दे सकते हो, जामुन देना चाहो जामुन दे सकते हो, साथ के साथ गुआवा दे सकते हो। तो मिक्स फ्रूट करके भी आप एक छोटी कटोरी 150 ग्राम फ्रूट से ऊपर फ्रूट आपको एक्सीड नहीं करना है। पेशेंट की डाइट के अंदर फाइबर होना भी ज़रूरी है ताकि उसकी मोशन अच्छे तरीके से क्लियर होती रहे। तो उसको आप स्टीम करके सैलड्स दे सकते हो स्टीम्ड फॉर्म में, क्योंकि पेट आसानी से पचा पाता है। कच्चे फॉर्म में वो डाइजेस्ट आसानी से नहीं कर पाता है। आप वेजिटेबल्स का सूप बनाकर, क्लियर सूप बनाकर दे सकते हो, ताकि फाइबर पेशेंट की बॉडी में अच्छा रहे, उसकी मोशन अच्छे तरीके से पास होती रहे, ताकि उसका डाइजेशन अच्छा रहे। क्योंकि पैरालिसिस के जितने पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल जाती है, या तो वो पानी की मात्रा ठीक तरीके से नहीं ले रहे होते हैं या फिर फाइब्रस कुछ भी ऐसा फूड नहीं ले रहे होते हैं। तो आपको पेशेंट को एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट देना है जो उसकी रिकवरी अच्छे तरीके से लाए। इस वीडियो में हमने बात की प्रोटीन एनरिच्ड फूड के बारे में, जिसमें आपकी दालें हैं, दूध है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में एग्स है, चिकन है, फिश है, या आप पेशेंट को दे सकते हो। साथ के साथ आपके विटामिन डी एनरिच्ड फूड के बारे में बात की, जैसे कि आपका मिल्क है, मशरूम है, इसके अंदर विटामिन डी की मात्रा अच्छी होती है। आपके एग्स हैं या फिश है, इसके अंदर भरपूर होती है। अब साथ के साथ हमने बात की फाइब्रस फूड के बारे में कि पेशेंट की बॉडी के अंदर फाइबर अच्छे मात्रा में जाना ज़रूरी है ताकि पेशेंट की मोशन क्लियर रहे, पेशेंट को और कोई साथ में परेशानी, गैसेस, ट्रबल साथ में ना शुरू हो जाए। तो उसके अंदर जो भी आपके सैलड्स हैं, जैसे आप उसको या तो रॉ फॉर्म में ना देते हुए, क्योंकि पेशेंट को पचाने में दिक्कत होती है, गैस भी बनती है, तो आप सब्जियों का सूप बना सकते हो। टमाटर का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जितनी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको आप बॉईल करके छान के पेशेंट को दे सकते हो। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, हल्का सा नमक डाल सकते हो, वो पेशेंट को दे सकते हो ताकि पेशेंट आराम से उसे डाइजेस्ट कर ले। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में पेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम जितनी ठंडी तासीर वाली चीज़ें देते हैं पेशेंट को, उसमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में अकड़न शुरू हो जाती है। तो आपको फ्रिज का पानी नहीं देना है। फ्रूट्स जो पेशेंट खाना चाहे खाएगा, जूसेस आप नहीं दोगे पेशेंट को, सूप दोगे, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सूप आपकी मोशन को भी अच्छा रखता है, आपके डाइजेशन को बूस्ट अप करता है। स्टीम्ड फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में जा रहा है तो पेशेंट को इतना ज़्यादा उस पर पचाने में काम नहीं करना पड़ता है। जितने भी स्टीम्ड फूड होते हैं, जितने भी बॉइल्ड फूड हैं, वो कच्चे खाने से
ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और पेशेंट अगर बेड रिडन है तो उसका मूवमेंट वैसे ही कम हो रही होती है, उसको आसानी से चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती हैं। तो इस तरीके का हमें खाना देना है पेशेंट को जो एनर्जी भरपूर दे, पचाने में भी आसान हो। तो पेशेंट को हमें साथ में एक्सरसाइजेस भी करवानी है, उसे खड़ा करना है, चलाने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को हम एक पोजीशन में बिठाए रखते हैं तो पेशेंट की रिकवरी रुक जाती है, क्योंकि हम उससे कोई भी मूवमेंट नहीं करा रहे। तो हमें मेडिसिन के साथ, उसकी डाइट के साथ एक्सरसाइजेस भी फॉलो करनी है, ताकि उसकी मांसपेशियां दोबारा से फंक्शनिंग उठा सकें, उसका ब्रेन दोबारा से सीखे। तो जितनी भी एक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिसमें पेशेंट की ताकत खुद की लग रही है, वो आपको करवानी है। जैसे पेशेंट को चलाना है, डेली हाथ की एक्सरसाइजेस करवानी है। अगर पेशेंट बोलने में परेशानी उसे होती है तो उसे बार बार रिपीटिशन से हमें बुलवाना है, क्योंकि हमें ब्रेन को दोबारा से सिखाना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में। और पेशेंट को जो आप डाइट दे रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी डाइट को मेंटेन करो, क्योंकि उसी की मदद से पेशेंट दोबारा खड़ा हो पाएगा, चल फिर पाएगा। क्योंकि हमें जो एनर्जी भरनी है बॉडी के अंदर दोबारा से चलाने के लिए, वो हम डाइट से ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बाकी बाहर से जितनी भी हम सप्लीमेंटेशन क्यों ना दे दें, वो डाइट की जगह कभी नहीं ले पाती है। इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए अपनी हेल्दी डाइट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने में और जल्दी से जल्दी रिकवर होने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसके अंदर मैं लेकर आऊँगी बहुत सी टिप्स जो मदद करेगी आपको पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में।